हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और एक दो वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिजिक्स के जो मोस्ट न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको 15-16 मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिनमें से आपको लगभग 15-16 नंबर का मैटर आ जाएगा, या आप विश्वास रखना। तो देखिए, हम सीरियल बाई कराएंगे आपको क्वेश्चंस। फिजिक्स में 4 यूनिट है, पहले फर्स्ट यूनिट के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के, उसी प्रकार के क्रम बाई आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल रूप में ग्रास के नियम का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, अवकल रूप में ग्रास के नियम का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो हमें अवकल रूप में ग्रास के नियम का सूत्र व्युत्पन्न करना है। हम जानते हैं कि अवकल रूप में बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा 1/एप्सिलॉन गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इंटीग्रेशन फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। आवेश घनत्व, क्या आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व। देखिए, आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू बराबर रो डी वी, क्या रो वी डी, क्या कर दिया जाए, वज्र गुणा कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए, क्या समाकलन निकाला जाए, तो ये तो क्यू आ जाएगा डी के सापेक्ष, इंटीग्रेशन रो डी वी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रो डी वी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, माना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की व 2 की आप तुलना कीजिए। समीकरण 2 का मान आप समीकरण 1 में रखिए। देखिए किस प्रकार रखेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू की जगह आप समीकरण 2 से मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन रो डी वी और 1 एप्सिलॉन को बाहर रख लीजिए, 1 एप्सिलॉन, 1 एप्सिलॉन। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 1 एप्सिलॉन। इसको इस प्रकार लिख दिया जाए, यदि डेल्टा डॉट ई डी वी, डेल्टा डॉट ई डी वी, डेल्टा डॉट ई डी वी। अब यदि आप देखिए समीकरण 3 से इसकी तुलना कीजिए, किससे, समीकरण नंबर 3 से, बराबर समीकरण 3 से तुलना करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये क्या रख सकते हैं, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसकी जगह डेल्टा डॉट ई डी वी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 की जगह 1 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो डी वी बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा डॉट ई डी वी, डेल्टा डॉट ई डी वी। अब देखिए, यहाँ से आप तुलना कीजिए, फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी वी से डी वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा डॉट ई बराबर आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। और डेल्टा डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, यही क्या होता है, अवकल रूप में ग्रास का नियम। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा भैया। डेल्टा डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। हमें अवकल रूप में ग्रास का नियम का सूत्र व्युत्पन्न करना था। अवकल रूप में बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा 1 एप्सिलॉन के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। हम लिख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ का आवेश घनत्व होता है रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी।
इसको यदि वज्र गुणा करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर आपस में समीकरणों की तुलना करेंगे, तो डेल्टा डॉट ई बराबर आएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। इस प्रकार आप अवकल रूप में ग्रास के नियम का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तीय निर्देशांक के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता पूछ रहा है आपसे। इससे जो कार्तीय निर्देशांक में को रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपने अदिश क्षेत्र की प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ग्रान फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। तो आप देखिए, एक बार देखिए, यहाँ पे एक निर्देशांक की कल्पना कर लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा होगा अदिश क्षेत्र की प्रवणता का, ग्रान फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ग्रान फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। हम जानते हैं कि आर बराबर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यह आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखना। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब यदि इसका अवकलन कर दिया जाए तो डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या कर दिया जाए? अवकलन कर दिया जाए। अवकलन कर दिया जाए। अब ये ध्यान रखना, समीकरण नंबर जो 1 है ना, समीकरण नंबर 1 में यदि डी आर वेक्टर से गुणा कर दिया जाए, डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करने पर, से अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करने पर ग्रान फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये ध्यान रखना, एन कैप डॉट डी आर को हम डी आर कोस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी आर कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? डी आर कोस थीटा। और डी आर कोस थीटा को हम डी एन के इक्वल लिख सकते हैं, डी एन के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना भैया, कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो ग्रान फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी फाई अपॉन डी एन, इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी एन। तो डी एन से डी एन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्रान फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी फाई। ये है समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब यदि फाई का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, अवकलन करने, क्या करने पर? अवकलन करने पर फाई का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी फाई बराबर डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार आप अवकलन लिख सकते हैं। इस टाइप से लिखना है आपको, डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल। ये हमने क्या लिखा है? अब देखना आप आगे, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इधर करा देता हूँ। यहाँ तक कर लेंगे। डी फाई बराबर, इस प्रकार से हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं। डी फाई बराबर, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड
ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं ना इसको खोलकर, क्योंकि इसका अदिश गुणन कराएंगे तो यही आ जाएगा। तो फिर आप लिख सकते हैं डी फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डी आर। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर देखिए, समीकरण नंबर 3 को देखिए, समीकरण नंबर 2 को देखिए। डी फाई के मानों की तुलना कीजिए तो इनको इक्वल कीजिए। ग्रान फाई डॉट डी आर बराबर आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। डॉट में डी आर वेक्टर से डी आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसको आप इस टाइप से लिख दें, ग्रान फाई बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट में फाई। ये आप ध्यान रखना, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा के। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड कैप, ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा के। तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ग्रान फाई बराबर डेल्टा इंटू फाई। ये क्या होगी? कार्तीय निर्देशांक के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता। यही कार्तीय निर्देशांक के रूप में क्या होगी? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इस सूत्र को भी आप याद रखना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अच्छे से देखना, पूरे को आपके समझ आ जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगी, कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। या क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ लेगी कि कार्तीय निर्देशांक के रूप में एक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे। जब आपसे डाइवर्जेंस का मान निकाल पूछे तो आपको ये सॉल्व करना है, जो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले आपको एक निर्देशांक की कल्पना करनी है। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है भैया नॉर्मल है, और इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, ये आपको पक्का सेमेस्टर और टर्म टेस्ट दोनों में मिल जाएंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ओ पी क्यू आर, इसको के एल एम और एन पृष्ठ, के एल एम एन पृष्ठ। यहाँ से एक बिंदु पी से एक कण है, जो बिंदु पी से डी एक्स विस्थापन और डी वाई विस्थापन और डी जेड विस्थापन, इस टाइप से आपको इसका डायग्राम बनाना है। फिर आपको लिखना है कि आयतन अल्पांश, इसकी थ्योरी क्या लिखनी है वो सुन लीजिए। आयतन अल्पांश डीवी वाले आयताकार षटफलक की लंबाई चौड़ाई क्रमशः डी एक्स डी वाई तथा डी जेड है। कि आयतन अल्पांश डीवी वाले आयताकार षटफलक की लंबाई चौड़ाई क्रमशः डी एक्स डी वाई तथा डी जेड है, तथा षटफलक के केंद्रीय बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तथा एक्स वाई जेड कॉमा जेड है, तथा इनके स्थिति सदिश ए वेक्टर जिसके सदिश घटक के मान ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। इस टाइप से आपको थ्योरी में लिखना है कि माना आयताकार षटफलक डीबी आयतन वाले षटफलक की लंबाई चौड़ाई क्रमशः डी एक्स डी वाई तथा डी जेड है। षटफलक के केंद्रीय बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तथा सदिश घटक ए वेक्टर के सदिश घटक ए एक्स ए वाई ए जेड एक है। अब आपको देखिए,
किस प्रकार से करना है। बिंदु P से dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ के एल एम एन से निर्गत फलक्स पृष्ठ के एल एम एन से निर्गत फलक्स बिंदु P से dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ के एल एम से निर्गत फलक्स आ जाएगा ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है कि बिंदु P से माइनस डी एक्स अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ ओ पी क्यू आर से निर्गत फलक्स क्या आ जाएगा, ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई 2 डेल एक्स वाई 2। अब आप देखिए, अब यदि पृष्ठ जो KLMN से उससे निर्गत फलक्स निकाला जाए, KLMN से पृष्ठ KLMN से निर्गत फलक्स क्या होगा, वो देखिए निर्गत फलक्स क्या होगा। KLMN से निर्गत फलक्स होगा, वो होगा ax प्लस डेल एक्स अपॉन 2 dy dz। इसी प्रकार पृष्ठ OPQR से आगत फलक्स, कौन सा फलक्स, आगत फलक्स, इससे निर्गत फलक्स और इससे आगत फलक्स क्या होगा, बराबर ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई 2 डेल वाई डेल जेड। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखिए आगे किस टाइप से करना है। अब यदि षटफलक आयतन अल्पांश x के अनुदिश निर्गत फलक्स x के अनुदिश निर्गत फलक्स निकाल लेंगे, तो उसी प्रकार हम y और z x के अनुसार मान सकते हैं। तो देखिए, x के अनुदिश किस प्रकार निकालेंगे, ax प्लस डेल एक्स, इसमें से निर्गत फलक्स में से आगत फलक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो डेल एक्स बाई 2 माइनस ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाई 2, डेल वाई डेल जेड यहाँ पर है, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, इसको सबसेट करेंगे, ax से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये हाफ हाफ है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx dy dz, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब ये ध्यान रखना आप, जो डेल एक्स डेल वाई
और डेल जेड होता है उसको आप डी भी लिख सकते हैं। किस मतलब क्या बी लिख सकते हैं। क्या होता है, आयतन होता है, तो आयतन होता है ना बी। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी बी। इसी प्रकार वाई व जेड अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स किस प्रकार लिखेंगे आप, डेल ए वाई डेल वाई डी वी डेल ए जेड डेल जेड डी जेड। ये क्या हो जाएगा, वाई और जेड अक्ष के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स। अब देखिए, अब यदि आयतन अल्पांश से कुल निर्गत फ्लक्स निकाला जाए, आयतन अल्पांश से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा वो देखिए। इन तीनों को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए बराबर कैलकुलेट कीजिए, डेल ए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी वी। ध्यान रखिए। अब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप। ये हम काफ़ी क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डी बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। लास्ट स्टेप है, थोड़ा लेंथ है डेरिवेशन, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी बराबर इक्वल टू डेल्टा डॉट। इसको किसके लिख सकते हैं, ए वेक्टर के इक्वल। तो ये आ जाएगा, ये हमने स्टार्टिंग बता दिया था, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड कैप। तो ये आ जाएगा डेल्टा डॉट ए डी वी। अब देखिए, तो डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डाइवर्जेंस बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए अपॉन डी बी। इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए अपॉन डी बी। तो इस सूत्र में रखिए, डाइवर्जेंस बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए का मान यह है डेल्टा डॉट ए अपॉन डी बी इंटू डी बी। डी बी से डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस का मान आ जाएगा डेल्टा डॉट ए। यही क्या है, कार्तीय निर्देशांक के रूप में डाइवर्जेंस का मान। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, एक बार नहीं तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपकी समझ आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सभी दोस्तों को बताइए कि एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब पर सभी सेमेस्टर एग्जाम और टर्म टेस्ट मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाता है, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्ट्रोक के कल प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ये भी यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन कि स्ट्रोक के कल प्रमेय को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोले को समाविष्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट है भाई साहब, ये ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको सभी को करके जाना और ये लर्न करके जाना अच्छे से। इनको प्रैक्टिस करना, आपके 15-16 मार्क्स आ जाएंगे 23 नंबर में से, ध्यान रखना। अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत बस। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या की गणना कीजिए। क्या पूछ रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या की गणना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, लाप्लासियन संक्रक के द्वारा पायसन और लाप्लास समीकरण ज्ञात कीजिए। लाप्लासियन संक्रक के द्वारा पायसन और लाप्लास समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाप्लास समीकरण की सहायता से
दो आवेशी समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कि लाप्लास समीकरण की सहायता से दो आवेशी समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, जो विद्युत प्रवृत्ति और परमाणु ध्रुवणता में संबंध स्थापित कीजिए या क्लासियस मोसोटी संबंध को समझाइए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि विद्युत प्रवृत्ति और परमाणु ध्रुवणता में संबंध स्थापित कीजिए या क्लासियस मोसोटी संबंध को समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये आपके फर्स्ट सेम में भी, सिलेबस में भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में, और सेकंड सेम में भी है, और दोनों में आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना भैया। पिछली बार फर्स्ट सेम में नहीं आया था, सेकंड सेम में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 10 है, पाइसा समीकरण की सहायता से किन्हीं दो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पाइसा समीकरण की सहायता से किन्हीं दो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, क्या एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और क्या एक अदिश राशि समझाइए। और बी ऑप्शन है इसमें कि आवेश की निश्चरताओं आवेश के संरक्षण के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब सुनिए भैया, जो ये क्वेश्चंस हैं 4 से लेकर 11 तक, मैं इनके आपको आंसर नहीं करा रहा। वजह यह है कि फर्स्ट सेम में आपको हल्की सी प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं करा रहा बोर्ड पे, बल्कि आपको सेकंड सेम से आगे से नो प्रॉब्लम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा और मैंने कराए भी हैं। सेकंड सेम की पिछली साल की वीडियो देख लेना आप, और होंगी उनमें सभी क्वेश्चन के आंसर बोर्ड पर कराएं। फर्स्ट सेम में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सत्र लेट सा, इलेक्शन की वजह से थोड़ा माहौल वैसा हो जाता है, इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की वीडियो बनानी होती है, इसलिए। और सेकंड और थर्ड ईयर में भैया सभी क्वेश्चंस के आंसर कराने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा विश्वास कम होता है, क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है नहीं कि इस चैनल पे जो क्वेश्चंस बताते हैं उनमें से आता है नहीं, इसलिए सेकंड और थर्ड ईयर के सभी क्वेश्चंस विद आंसर सहित कराए जाते हैं। आपको भी फर्स्ट सेम में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं करा रहा हूँ और कुछ के मैंने करा दिए, बल्कि आपको ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आपको सबको पढ़ के जाना, और इन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिले ना कहीं, तो इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल कुछ भी कर देना भैया, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मैसेज कर देना बस मुझे, बोल देना कि पीडीएफ चाहिए जिस सब्जेक्ट की, आप बोल देना इन क्वेश्चंस की, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ नंबर है 9116745454, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, और बल्कि आप इन सभी क्वेश्चंस को भैया पढ़ कर जाना। आपको या तो बुक में इनके मिल जाएंगे आंसर, किसी के पास नोट्स होंगे, अगर नहीं भी हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, नो प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कॉलेज से संबंधित या कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आने वाले अगले सेमों में आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प होगी। आप फर्स्ट सेम में पहले परिणाम देखिए। थैंक यू।